बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे our lesson number 30 we will be inshallah cover our lesson number 30 effective writing paragraph। यानी कि पैराग्राफ को अच्छे से कैसे लिखते हैं। इफेक्टिव राइटिंग का मतलब होता है पूरा असर राइटिंग मतलब आप उसको अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड कैसे बनाते हैं अपने पैराग्राफ को। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि लोग जो है फॉलोइंग कपल ऑफ लेसन्स ये किस चीज़ के बारे में, मतलब दो लेसन्स हमारे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, ये 30 भी और नेक्स्ट 31 भी। आप क्या सीखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग सीखेंगे और वी बिगिन हम क्या करेंगे, राइट करना शुरू कर देंगे क्या इफेक्टिव पैराग्राफ, उसके प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे और फिर लॉन्ग ऐसे और पेपर आपको करना लास्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह। राइटिंग इज नॉट इजी, राइटिंग आसान नहीं है स्पेशली इन फॉरेन लैंग्वेज। खासतौर पे देखें हम आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, वो तो उर्दू है, ये आपके लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसमें आसान नहीं है। राइटिंग इज इन फैक्ट अ प्रोसेस, इट इज डन इन अ सीरीज ऑफ स्टेप एंड स्टेजेस। ये प्रोसेस है जिसकी सीरीज ऑफ स्टेप और स्टेजेस होते हैं। हम तो आसान समझते हैं ना, लेकिन इसके स्टेप और सीरीज ये स्टेजेस सब कुछ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन यू विल लर्न कि हाउ you can write effective writing. It is a skill that comes with great effort, hard work and patience। वो एक लिखा हुआ है कि बहुत हार्ड वर्क के साथ, एफर्ट के साथ और सब्र से स्किल आती है और फिर आपको सीखना पढ़ना आता है। वेल देखें, द फर्स्ट थिंग ऑफ कंसर्न इन राइटिंग इज कॉन्टेंट। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है राइटिंग के लिए, आपने जब कुछ भी लिखना है आपने उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आप उसका एक माइंड मैप बना लें कि आपने क्या क्या लिखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल व्हाट यू हैव टू से योर आइडियाज, वही बात कि आपने कहना क्या है, अपनी राइटिंग का पर्पज क्या है, माइंड मैप आप बनाएं, उसके लिए अपने आइडियाज गैदर करें, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो थॉट्स आपने सोचे और जो फीलिंग्स अपने साथ एक्सप्रेस करने हैं, उसमें सबसे पहले आप उस कॉन्टेंट का एक माइंड मैप बनाएं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सम स्टूडेंट्स आर सो कॉन्शियस about rules and mistakes that they do not focus on what they want to say। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं रूल्स के, ग्रामर्स और इन सारी चीज़ों के बातों में, हालांकि उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्होंने कहना क्या है। उल्टा वो स्ट्रक्चरल जो मिस्टेक्स है उन पे फोकस करते हैं, लेकिन जो ये इसको कहते हैं एक किस्म का बैकबोन जिसको कहते हैं ना हम, वो है ये एक राइटिंग का, जो आपकी थॉट है, आपका माइंड मैप है, आपकी फीलिंग जो आपने एक्सप्रेस करना है, आपने उस पर सबसे पहला फोकस जो है कॉन्टेंट पे करना है। आपका कॉन्टेंट यानी कि आपका जो मटेरियल है, कंटेंट है, जो मवाद है, वो आपका क्या होना चाहिए। रूल्स डू मैटर बट नॉट एट बिगिनिंग स्टेज। वो कहते हैं कि रूल्स मैटर तो करते हैं कि ग्रामेटिकल ठीक हो, ये सारा कुछ ठीक हो, लेकिन शुरू स्टेज में नहीं। स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान जो वह इंग्लिश से डरते हैं और ये सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि मतलब आपको इसका खुद आओ है ना कि आप के पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इंग्लिश से डरते हैं, उनका एटीट्यूड इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा क्रूशियल है एंड वगैरह वगैरह, ये सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं आपका माइंड सेट बनाने के लिए। असल जो चीज़ है हमारी वो आगे है। वी विल बिगिन विद पैराग्राफ से हम एक शुरू करते हैं। ए पैराग्राफ इन ए सीरीज ऑफ सेंटेंस अबाउट वन मेन थॉट, आइडिया और पॉइंट। सबसे पहले पैराग्राफ का क्या करेंगे, सीरीज ऑफ सेंटेंस अपने लिखें। वो सेंटेंस की आप एक जैसे आप किसी ऐसे को देखें, ऐसे की आउटलाइंस जैसे होती हैं, ऐसे ही आप अपने पैराग्राफ की आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि आपको पता चलेगा आपने लिखना क्या है। द पैराग्राफ इज लाइक अ सेंटेंस इन द सेंस दैट इट मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद वन थॉट। पैराग्राफ भी एक किस्म का सेंटेंस ही होता है कि उसमें एक थॉट ही होनी चाहिए। ये बात आप अपने याद रखनी है कि पैराग्राफ में जस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस ओनली वन थॉट इन इटसेल्फ। While some ideas can be adequately treated in a single sentence, और कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनको एक सेंटेंस में ट्रीट किया जाता है, काफ़ी हो जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स आगे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी फर्दर क्लियर अबाउट इट। Others require the fuller treatment which is afforded by a series of sentence, which is afforded by a series of sentence। कुछ ऐसे सेंटेंस होती हैं, थॉट्स आइडियाज ऐसे होते हैं जो हम एक ही सेंटेंस में ट्रीट उनको कर देते हैं, सिंगल सेंटेंस में। कुछ ऐसी होती हैं एडिक्वेटली वो सीरीज ऑफ सेंटेंस, यानी कि उनको 2-4 या इससे ज़्यादा सेंटेंस चाहिए होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ इसकी एग्जाम्पल है। Group of paragraphs, chapter, section or even a book। Paragraph typically start with a point and the rest of the paragraph provides detail to support and development that point। आपने अपने मिड टर्म में स्पोर्टिंग डिटेल्स और सेंट्रल आइडिया ये सारा कुछ पढ़ा है एक पैराग्राफ के हवाले से। अभी आपको वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का आपका टाइम है कि पैराग्राफ में टिपिकली जो है एक पॉइंट से शुरू होता है। वो पॉइंट कौन सा, टॉपिक सेंटेंस मोस्टली होता है, और भी मतलब जो टॉपिक सेंटेंस वो मोस्टली तो स्टार्ट में होता है पैराग्राफ के, लेकिन अंदर भी आ सकता है। मैं जनरल आपको जो जनरल प्रैक्टिस बता रही हूँ वो यही है कि वो स्टार्ट में होता है। तो तकरीबन उस सेंटेंस के आपसे आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा और फिर स्पोर्टिंग डिटेल्स उसके बारे में जो उसको डिटेल्स सपोर्ट कर रही हैं उसके बारे में फर्दर जो हमें नॉलेज ना हो मिल रही है वो हमारे पैराग्राफ के अंदर आ जाएगी। अब ये देखें जो आपको याद करना है, योर गोल इन राइटिंग अ पैराग्राफ शुड बी, ये आपके गोल्स होने चाहिए 4 पैराग्राफ लिखने के, ठीक है। इनको अपने मेमोराइज करना है। टू मेक अ पॉइंट, टू सपोर्ट द पॉइंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, राइट एरर्स फ्री सेंटेंस।
पहले तो अपने पॉइंट पे रहें, आपको पता चले आपने पैराग्राफ में क्या पॉइंट एक्सप्रेस करना है, क्या चीज करनी है, फिर उस पॉइंट को सपोर्ट करें। ये नहीं कि पॉइंट आपका और है फिर आपको उसकी मुखालिफ बातें करने लग जाए, ऐसे नहीं, उसी पॉइंट को आपने सपोर्ट करते रहना आगे। और ऑर्डरली अरेंजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि आप कायद आजम की लाइफ पे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ पे या उनकी स्टडीज पे अच्छा आप लिख रहे हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे उनका प्राइमरी लेवल, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन लेवल एंड देन हायर एजुकेशन, इस तरह मूव करेंगे ना कि ये आप सबसे पहले लिखेंगे क्या उन्होंने LL जो बी था वो लिंकन इनसे किया था, उसके बाद उन्होंने मैट्रिक इधर से, और फिर ऐसे तो नहीं ना आएगा। आपको ऑर्डरली मैनर में चलना है, मींस जैसे जैसे स्टेप्स थे ऐसे ऐसे आपको लिखना है पैराग्राफ। आप ये पॉइंट समझ गए होंगे होप सो। और फिर एरर्स फ्री यानी कि वही ग्रामेटिकल और सारी की सारी जो एरर्स होती है जो पहला है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द बेस्ट टू स्टेट द पॉइंट फर्स्ट, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ पैराग्राफ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस की डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद करना है। आपने ये पढ़ा हुआ है अपने मिड टर्म में कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा होता है, जो किसी का टॉपिक या उसके किसी पैराग्राफ के टॉपिक के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि मोस्टली तो टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट में होता है, लेकिन बीच में भी आ सकता है। The topic sentence general statement and the other sentence provides support for the general statement। वही बात कि जनरल स्टेटमेंट होती है जिसके रिलेटिव जो आपका मेन जो आपका क्रक्स है ना वो होता है टॉपिक सेंटेंस, और जो बाकी के सारे जो सेंटेंस हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। इफ यू रिकॉल द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स यू हैड अ लेसन, हाँ वही आपको बता रहे हैं कि आपने अगर शुरू में आपको अपना कोर्स याद हो तो आपने इसके बारे में एक लेसन पढ़ रखा है, मिड टर्म में आपके था। सेकंड देखें, टू सपोर्ट द पॉइंट। टू सपोर्ट द पॉइंट यू नीड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजन, एग्जांपल्स एंड अदर डिटेल्स दैट एक्सप्लेन एंड डेवलप द पॉइंट। आपको अपना पॉइंट स्टेट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी। जैसे कि आपने समझे टॉपिक सेंटेंस एक आपका शुरू है, इनिशिएट है, उसके बाद आपने उसको सपोर्ट करना है, उसके हक में आपको दलाइल देने पड़ेंगे, आप एग्जांपल्स से देंगे, इलिस्ट्रेशन से देंगे, डेली लाइफ की रूटीन्स और कुछ भी, फिर जैसा आपका टॉपिक होगा उस हवाले से आप उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं। थर्ड पे, यू कैन ऑर्गेनाइज द सपोर्टिंग डिटेल्स इन अ पैराग्राफ इन 2 ways। 2 तरीके हैं जिनके जरिए आप जो अपनी ऑर्गेनाइज यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। ये 2 ways भी यू हैव टू लर्न बच्चों। यू कैन यूज अ लिसनिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप लिसनिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली नेक्स्ट, इन एडिशन, और टाइम ऑर्डर फर्स्ट, नेक्स्ट एंड फाइनली। ये 2 ऑर्डर्स हैं, ये 2 ऑर्डर्स भी आपने मेमोराइज करने हैं। पहला क्या है, लिस्टिंग ऑर्डर, सॉरी आई सेड इट लिसनिंग, लिस्टिंग ऑर्डर है ये। लिस्टिंग ऑर्डर का ये क्या मतलब है, आप लिस्ट बनाएं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि पहले नंबर पे क्या चीज आती है, दूसरे पे क्या चीज आती है, तीसरे पे, देखे ना ऐसे ही कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेकंड पे आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट फिर क्या होगा, एडिशन में क्या होगा, लिस्ट एक तैयार कर ले अपनी। और दूसरा टाइम ऑर्डर, टाइम ऑर्डर वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखें आप किसी के बारे में भी, उसके बारे में किसी का पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में, टाइम ऑर्डर आप इस तरह लेंगे कि पहले जो आप देखें, पहले 2005 आया, फिर 10 में क्या हुआ, फिर 2015 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, देन 21, ऐसे नहीं करेंगे आप 21 से शुरू करें और पीछे जाएंगे, ये रॉन्ग है। या तो आप लिस्टिंग ऑर्डर लें कि जैसे जैसे उसने किया अपनी जिंदगी में काम, वो भी डेफिनेटली टाइम के मुताबिक ही चलेगा ना, पिछला टाइम पहले आएगा, बाद वाला बाद में, बाद वाला बाद में, ऐसे आप ऑर्डर से चलें, ऑर्डर नहीं मैनर। ऊपर भी मैंने आपको समझाया है और यहाँ भी इसका यही पर्पज है। If you use correct spelling and follow grammar, punctuation and usage rules, your sentence will be clear and well written। वही बात कि ग्रामर और जो सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं, एरर्स मिस्टेक्स जिनसे आपने बचना है, वो बच के उससे आप सेंटेंस लिखेंगे तो योर सेंटेंस विल बी क्लियर। अब फॉलोइंग 2 पैसेजेस आपके लिए हैं एग्जांपल्स, इसको आपने नोटिस करना है। नोटिस क्या करना है, हाउ द टॉपिक सेंटेंस विच इज अंडरलाइंड इज सपोर्टेड बाय द सेंटेंस दैट फॉलो। टॉपिक सेंटेंस है जो अंडरलाइन है, ये देखिए इसमें ये अंडरलाइन है टॉपिक सेंटेंस, इसका भी ऐसे ही होगा नीचे वाले पैराग्राफ का। तो आपने देखना है कि जो राइटर है वो अपने टॉपिक सेंटेंस को कैसे सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद कैसे कर रहा है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ होता ही टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट पैसेज इज रिटन बाय अ स्टूडेंट, द सेकंड वन इज रिटन बाय अ फेमस राइटर। अब आपने इन दोनों पैसेज में डिफरेंस भी करना है कि जो स्टूडेंट्स ने लिखा उसमें क्या इंपॉर्टेंट उसने चीजें मिस की, और जो एक फेमस राइटर ने लिखा डेफिनेटली फर्क तो होगा उसमें। और क्या आपने नोटिस करना है, हाउ बोथ मेक अ पॉइंट एट द बिगिनिंग एंड देन गो ऑन सपोर्ट दैट द पॉइंट। आपने नोट ये करना है कि कैसे उन्होंने अपना पॉइंट शुरू किया और फिर अपने पॉइंट को सपोर्ट करते करते आगे एंड तक अपना पैराग्राफ ले गए। फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, बहुत गौर से आपने इसको ऑब्जर्व करना है। माई नेबर्स, मेरे हमसाए, द न्यू फैमिली दैट हैज मूव्ड इन नेक्स्ट डोर्स इज क्वाइट अ नॉइसी फैमिली। कि नई फैमिली जो नेक्स्ट डोर पे आई है, मतलब अगले घर के आगे शिफ्ट हुई है, वो एक शोर मचाने वाली नॉइसी फैमिली है। अब देखें
ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस में ही आपका समटाइम ऐसे आ जाता है कि आपको पैराग्राफ देके पूछा जा सकता है कि आप इसका टॉपिक बताएं। अब वो टॉपिक आपको मिलेगा टॉपिक सेंटेंस से। जब आपको एक पैराग्राफ उसको अच्छी तरह रियलाइज डिटरमिन करना आएगा टॉपिक सेंटेंस, तो देन यू विल बी एबल टू इलिस्ट्रेट अ टॉपिक। आप एक टॉपिक बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब इसको फिर ध्यान से पढ़ें कि एक नई फैमिली जो अगले घर से आगे मतलब हैज़ मूव्ड, वो अगले घर से आगे मूव की है उस फैमिली ने, यानी कि वहाँ शिफ्ट हुई है। क्वाइट अ नॉइसी फैमिली, वो कुछ शोर मचाने वाली फैमिली है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका टॉपिक, उससे पहले आपने गौर करना है और आप खुद भी अपने माइंड में सोचें कि ये टॉपिक हो सकता है, ताकि आपको भी थोड़ा सा इस पर कीन ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट देखें, एवर सिंस दे अराइव्ड, जब से वो यहाँ आए हैं, वी हैव नॉट हैड पीस फॉर अ डे, हमें एक दिन के लिए भी सुकून नहीं आया। देयर यंग डॉटर इज द लाउडेस्ट पर्सन, उनकी बड़ी बेटी जो सबसे ऊंचा बोलने वाली वो लड़की है। आई हैव नेवर एवर नाउन, इतनी ऊंची बोलती है कि लाउडेस्ट पर्सन, जितने भी मैं बंदे जानता हूँ उनमें से उस जैसा ऊंचा बोलने वाला बंदा मैं कभी भी नहीं कोई जान पाया। शी पोप्स आउट हर हेड एवरी हाफ और फ्रॉम द बेडरूम विंडो एंड स्क्रीम्स फॉर द ओल्ड मैन हु वर्क्स फॉर देम। क्या करती है वो, अपने रूम की विंडो से अपना सर बाहर निकालती है हर आधे घंटे बाद, और फिर वो उस ओल्ड मैन को देखती है, स्क्रीम्स यानी कि उस पर चीखती है, हु वर्क फॉर देम, जो उनके लिए काम करता है। क्राइज ऑफ, उसको क्या चीख के कहती है, बाबा जी रिसोज इन द एरिया। ये उसकी आवाज जो है ना वो पूरे एरिया में गूंजती है। जैसे पता है आप किसी को कभी बहुत जोर से आवाज दे रहे हो तो आप ऊपर से दे रहे हो तो वो नीचे पूरे मोहल्ले में आपकी आवाज करती है गर्दिश, ऐसे ही वो भी यहाँ बता रहा है कि रिसोज इन द एरिया, पूरे एरिया में उसकी आवाज पपिंग करती है। देन द होल नेबरहुड कैन हेयर वट शी वांट्स बाबा जी टू फेच हर फ्रॉम द मार्केट। तो फिर सारे के सारे हमसाए ये सुनते हैं कि वो बाबा जी से क्या चाहती है जो वो मार्केट से लेके आए। एज फॉर द अदर चिल्ड्रन दे आर नो बेटर, कि दूसरे जो बच्चे हैं वो इससे फिर भी, दूसरे बच्चे जो हैं दे आर नो बेटर, वो भी इससे बेहतर नहीं है, वो भी ऐसे ही हैं जैसे उनकी बड़ी बेटी है। नेक्स्ट भी देखें इसका, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, इनकी आवाज के सबसे ऊपर क्या होता है, चिल्लाना और चीखना। दे प्ले हाइड एंड सीक लेट इनटू द नाइट, वो रात देर तक जो छुपन छुपाई खेलते रहते हैं। ये अदर चिल्ड्रंस की यहाँ बात हो रही है दूसरे पैराग्राफ में। एंड देयर डॉग्स, और उनके कुत्ते बार्किंग लाउडली, वो भी ऊंची आवाज से बार करते हैं, वो भी उन जैसे हैं, हमसायों जैसे उनके कुत्ते भी। ज्वाइन देम इन देयर स्पोर्ट, वो भी उनकी स्पोर्ट करते हैं, यानी कि ऊंचा बोलने में, हमसायों को तंग करने में। एज इफ दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है, बल्कि और क्या करते हैं वो, जस्ट व्हेन द नेबरहुड इज अबाउट टू टर्न इन फॉर द नाइट लाउड स्टीरियो म्यूजिक ब्लेयर्स फ्रॉम देयर हाउस। तो ऐसे होता है जब रात को वो अपने घर आते हैं ना कोई उनका बड़ा, तो वो लाउड स्टीरियो म्यूजिक, एक म्यूजिक के टाइप है, उसकी आवाज आ रही होती है उनके घर से। शेकिंग एंड रैटलिंग एवरीवन्स नर्व्स, जो हर एक की जो नसें हैं उसको शेकिंग यानी कि झुंझोड़ के रख देता है हर एक की नर्व्स को, नसों को, यानी कि इतना ऊंचा म्यूजिक होता है। आई थिंक वी नीड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द अदर नेबर्स एंड डू नॉट समथिंग अबाउट दिस। मेरा ख्याल है कि दूसरे सारे हम नेबर्स की मीटिंग कॉल करें, यानी कि एक मजलिस बुलाएं, एक पंचायत इकट्ठी करें, ताकि वो उन्हें कहें कि रहम खाओ मोहल्ले वालों पे। वेल आपने इसको पढ़ा, आपको इसके ट्रांसलेशन सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताएं इसका क्या टॉपिक सेंटेंस है। इसका, इस पैराग्राफ का, ये जो हमने पढ़ा है, ये दोनों पैराग्राफ, मतलब ये जो हमारा एक टॉपिक है, इसका टॉपिक आप बताएंगे मुझे। अब सारी चीजें टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही हैं। पहली बात तो ये है, नॉइसी फैमिली हमने पढ़ा कि जो आगे फैमिली मूव की है, जो शिफ्ट हुई है, वो एक शोर मचाने वाला घर है। अब हर आप लाइन देख लें, उनके बच्चों को देख लें, उनकी बड़ी बेटी को देख लें, उनके कुत्तों को देख लें, म्यूजिक को देख लें, हर नॉइसी फैमिली होने की हर चीज जो है सपोर्ट कर रही है इस टॉपिक सेंटेंस को। पहली बात तो ये, इसको कहते हैं कि ये एक एग्जैक्ट टॉपिक सेंटेंस, मतलब कि एक एग्जैक्ट पैराग्राफ है। आपने देखा सारे के सारे सेंटेंस है अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं कि वाकई वो एक नॉइसी फैमिली है। अब टॉपिक सेंटेंस में से आपने इसका टॉपिक पूरा लाइन का नहीं होता, टॉपिक तो 2 या 3 वर्ड्स का ही होगा ना। टॉपिक सेंटेंस में सब इसका टॉपिक निकालें। मेरे ख्याल से इसका टॉपिक ये बनेगा, नॉइसी फैमिली, नॉइसी फैमिली, एक शोर मचाने वाला खानदान। आप ऊपर लिख लें। अभी तो माई नेबर्स उसने टॉपिक दिया हुआ, ये उसने वैसे आपको किया हुआ है, मतलब आपकी हेल्प के लिए, लेकिन इसका असल टॉपिक जो है नाइसी फैमिली बनेगा। अगर आपको कोई पैराग्राफ आए कि आप उसको टॉपिक निकालें, तो पहले आप उसको टॉपिक सेंटेंस निकालेंगे। देखें जैसे हमने निकाला, आपके लेवल पे मोस्टली जो है ना शुरू में ही होगा टॉपिक सेंटेंस। आपका जो छोटा लेवल है ना, मतलब ये अब बड़े लेवल्स पे जाके आता है कि ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए बीच में आ जाता है, या जैसे भी, मतलब मोस्टली शुरू में ही होगा, लेकिन आपने सारे को ध्यान से पढ़ना है। अब शुरू का ये सेंटेंस हो गया हमारा टॉपिक, इसमें से आपने ये टॉपिक भी निकाला, नाइसी फैमिली। क्लियर हो गया? होप सो आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखें, ऑन द डे आफ्टर द ब्यूरल ऑफ अ सेलिब्रेट मैन
सेलिब्रेटेड मैन, एक सेलिब्रेटेड मैन जो था, मतलब एक मशहूर आदमी था, उसके दफनाने के बाद, बड़ी ढोने के बाद क्या हुआ, हिज फ्रेंड्स एंड एनिमीज अप्लाई देमसेल्फ टू वर्क ऑफ राइटिंग हिज बायोग्राफी। उसके जो दोस्त थे, दुश्मन थे, सब ने क्या किया, खुद को कोशिश की कि उसकी बायोग्राफी लिखे, यानी कि उसकी जिंदगी के बारे में लिखना शुरू करें, क्योंकि वो सेलिब्रिटी था, एक मशहूर आदमी था, उसकी बायोग्राफी लिख के वो कमा सकते थे, दोस्त भी दुश्मन भी, उन्होंने सबने ये कोशिश की। दिस इज टॉपिक सेंटेंस बिकॉज इट इज अंडरलाइन। क्लियर होगा ना आपको टॉपिक सेंटेंस क्या है, कि एक मशहूर बंदा जो है उसकी तदफीन हुई, मर गया, वो दफन हो गया, उसके बाद क्या, उसके दोस्त दुश्मन सारे उसकी बायोग्राफी लिखने के पीछे पड़ गए। अब देखें सारे पैराग्राफ्स, आपने एक एक पैराग्राफ को इसके साथ मैच करना है कि इस लाइन को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, गौर से आपने देखना है, और फिर आपने ऐसे ही लिखना है। हिज स्कूल फेलोज रिलेट इन द न्यूज़पेपर हिज बॉयश प्रैंक्स। उसके स्कूल फेलोज ने क्या किया कि न्यूज़पेपर में उसके बॉयश प्रैंक्स, जो वो जब लड़का होता था उस वक्त जो प्रैंक्स यानी कि वो शरारतें मजाक करता था, उन्होंने वो शाया कर दी न्यूज़पेपर में। एंड अदर मैन रिकॉल्स एग्जैक्टली एंड वर्ड फॉर वर्ड द कन्वर्सेशन ही हैड विद देम 20 years अगो। एक और आदमी ने वो एग्जैक्ट कन्वर्सेशन यानी कि गुफ्तगू वर्ड बाय वर्ड, एक एक लफ्ज वैसे ही उसने वो रिकॉल की, यानी कि याद दिलाई, जैसे वो करता था 20 साल पहले से, जैसे वो उससे गुफ्तगू करता था। फिर एक लॉयर ने क्या किया, हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द डिजीज, वो जो मरने के यानी कि अफेयर्स, उन मामला से मैनेज करता होता है लॉयर, यानी कि वसीयतनामा हो गया और ऐसी जो चीजें होंगी उन मामला से डील करता है। ड्रॉज अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑफिसेज ही हैज फिल्ड, उसने क्या किया, एक लिस्ट तैयार की डिफरेंट ऑफिसेज की जिसमें वो काम करता था, या जिन ऑफिसेज को इसने फिल किया हुआ था उस आदमी ने जो मरा सेलिब्रिटी जो थी। हिज टाइटल्स, उसके अलकाबात जो उसको मिले थे, डेट्स एंड फिगर्स, एंड रिवील्स टू द मैटर ऑफ फैक्ट रीडर्स हाउ द मनी लेफ्ट हैज बीन इन्वेस्टेड एंड हाउ द फॉर्चून हैज बीन मेड। उसने रिवील्स किया यानी कि इस रात से पर्दा उठाया रीडर्स के लिए कि असल मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, दर हकीकत जो असल मामला वो क्या है, कि जिस तरह ये आदमी पैसे इसने इन्वेस्ट किए थे और किस तरह इसने किस्मत कमाई, किस तरह ये सारा कुछ कमाता था, यानी कि उसका ऑफिस सेटअप और ये सारा कुछ उसने लिख के ये बताया। द ग्रैंड नेफ्यू, उसका जो बड़ा भतीजा या भांजा था, एंड सेकंड कजन, और सेकंड कजन पब्लिश एन अकाउंट ऑफ हिज एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने क्या किया, उसकी एक इंसानियत का जो वो इंसानी हमदर्दी के लिए काम करता था, उसके लिए एक अकाउंट जो वो पब्लिश कर दिया उसके भतीजे और कजन ने। एंड द कैटलॉग ऑफ हिज डोमेस्टिक विर्च्यूज, और उसकी डोमेस्टिक विर्च्यूज होते हैं आम जो नेकी, आम लोगों की मदद करता है, किसी को खाना खिला दिया, किसी को राशन ले दिया, या जो उसका एक कैटलॉग का भी वही मतलब एक सीरीज, एक वो बुक टाइप उन्होंने वो पब्लिश की। देखें ऊपर वाले पैराग्राफ से ये पैराग्राफ मुश्किल है, आपको समझने में थोड़ा तो डिफिकल्टी हो रही होगी। देखें ये एक ज़ायरा फेमस राइटर का और वो एक स्टूडेंट का पैराग्राफ था, इसको आपने कंसीडर करें। अब देखें हर लाइन जो है आपकी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट किया ना, कि उसकी बायोग्राफी के बारे में कैसे बोलता था, क्या करता था, उसकी डिजीज देने के वो जो फोत हो गया, उसकी वसीयतें वगैरह, वो काम कैसे करता था, ऑफिस में कैसे रहता था, पैसे कैसे कमाए, फेम कैसे कमाया, उसके बाद उसके ह्यूमैनिटी से क्या रिलेशंस थे, उसके बाद डोमेस्टिक विर्च्यूज उसकी मतलब अच्छी नेकी आम जो वो क्या थी, टाइनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये उसमें से ये पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी कि इसमें से ये लिया गया पैराग्राफ। सम राइटर्स, अब ये देखें, सम राइटर्स लाइक टू स्टार्ट विद एन आइडिया एंड देन कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट इट। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो लाइक करते हैं कि वो अपने सेंटेंस को एक आइडिया से स्टार्ट करें, मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे आप कोई कहानी देखते हैं, एक दफा का जिक्र है कि मैं जंगल में था तो वहां एक शेर आ गया, एक आइडिया से स्टार्ट हुआ ना, फिर जो पूरी आगे कहानी है वो उसको टॉपिक सेंटेंस को वो पहले उस आइडिया को सपोर्ट करेगी। सम राइटर्स ऐसे करते हैं। एंड एविडेंस इज सपोर्टिंग मटेरियल्स, जो एविडेंस होते हैं यानी कि सबूत होते हैं वो सपोर्टिंग मटेरियल। अब ये देखें इसमें सारे सबूत दिए कि स्कूल फेलो जो है उसके वो बचपन के प्रैंक्स जोक्स इकट्ठे करते रहे हैं, लायर ने ये चीजें इकट्ठी की हैं, और अनदर मैन ने ये किया, कजन ने ये किया, ये सारे सबूत है ना, इसमें बायोग्राफी उसकी लिखने के सबूत दिए गए हैं, एविडेंसेस हैं। स्टेटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, ये सारा कुछ जो है हम किसमें लिखेंगे, स्पोर्टिंग डिटेल्स में ये सारा कुछ है। एक बार फिर बच्चों आप इसको कंसीडर करें, ये मुश्किल है बट यू हैव टू ग्रैस्प इट। कि एविडेंस सपोर्टिंग डिटेल का क्या मतलब होता है, जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही हो, यानी कि उसके हक में जो बातें की हो उन्हें कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। और सपोर्टिंग डिटेल किस फॉर्म में होती है, एविडेंस की, यानी कि सबूतों की फॉर्म में। एविडेंस में क्या है, अब आप सबूत, आपने कोई बात कही, आप उसके बारे में सबूत देंगे कि एक दफा ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ, ये भी इस बात का सबूत है कि ये बात सच है। और आप सबूत लाएंगे, एग्जाम्पल्स, मिसालें इकट्ठी करेंगे, मटीरियल्स करेंगे, और आप कहेंगे कि शेख सादी ने यह फरमाया या इमाम गजाली ने इस बात पर यह फरमाया। ये इसको कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, कि जो बड़े हैं हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है वो भी आप इसमें डालेंगे। ये सारी चीजें जो होती हैं, आप काजिज भी डाल सकते हैं कि अगर इस तरह करेंगे टॉपिक सेंटेंस के मुताबिक, आप जो
आपका टॉपिक सेंटेंस है आप उसको बेस बना के ऐसे करेंगे तो ये फायदे होंगे इसके, और इसके अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो इसके इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये सारी की सारी बातें जो उसको सपोर्ट कर रही हो किसी भी तरह, वो हमारी कहती हैं सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाती हैं, और वो आपने टॉपिक सेंटेंस के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए लिखनी होती हैं। मोस्टली वो इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस होती हैं, यानी कि सबूतों की फॉर्म में होती हैं। Other writers like to start with facts on a topic and then form their ideas from those facts। और कुछ राइटर्स ऐसे करते हैं कि टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, कुछ राइटर्स तो आइडिया से स्टार्ट करते हैं ना, तो आगे एविडेंस लाई जाते हैं उनको उस स्पोर्ट में, उस आइडिया की स्पोर्ट में, ठीक है। और कुछ राइटर ऐसे करते हैं टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे आइडियाज लाते हैं उस टॉपिक स्पोर्ट करने के लिए। फॉलो कर रहे हैं ना मेरे पॉइंट को? ये बताया गया है कि कुछ राइटर्स जो है आइडिया को पहले लाते हैं, आगे एग्जांपल पढ़ेंगे आपको बच्चों फर्दर क्लियर हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे आपको इंशाल्लाह करना आ जाएगा ये सब कुछ। वही मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली राइटर जो है पहले टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, और यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि कुछ राइटर टॉपिक सेंटेंस पहले लिखते हैं फिर बाद में सपोर्टिंग डिटेल लाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मेन आइडिया पहले लिख देते हैं और बाद में डिटेल्स लाते हैं, ठीक है। ये आसान सी बात है इसमें। Still other works like to with ideas and evidence at the same time। और कुछ जो है वो दोनों को इकट्ठा यूज कर लेते हैं। ये अगर एग्जांपल पढ़ेंगे ना हम आप तो इसको आप ग्रेस्प कर लेंगे इंशाल्लाह। They shape their ideas as new facts turn up and collect new evidence as they find fresh ideas। वो क्या करते हैं अपने आइडिया को शेप देते रहते हैं, मतलब जब कोई नया फैक्ट मिला फिर आइडिया को मोल्ड कर लिया, फिर कैसे मोल्ड कर लिया राइटिंग में। ये काफी डिफिकल्ट राइटिंग होती है, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 1 देखें। Arrange the ideas and evidence in logical order, the most general coming first। जी आपने सारा पढ़ना है तो आपने इसको अरेंज करना है कि पहली बात कौन सी आएगी। आप देखें मेरे साथ पढ़ें इसको ध्यान से, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। द फर्स्ट शेल्फ वॉज क्रैम्ड विद कॉपीज ऑफ द डेली न्यूज़पेपर। पहली शेल्फ जो है वो भरी पड़ी है रोज के न्यूज़पेपर की कॉपियों से, यानी कि ढेर सारे उस पर पहली शेल्फ पे रोज के अखबार पड़े हुए हैं, ठीक है। अखबार कौन कौन से हैं? द पाकिस्तान टाइम्स, द न्यूज, द डॉन, द नेशन, ये सारे अखबारों के नाम है। ये सारे अखबारों से शरफ की बड़ी पड़ी है, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ द पेपर्स ही हैड पाइल्ड कॉपीज ऑफ द हेरल्ड सॉरी। जो बाकी जो रहते पेपर है उन पे क्या है कॉपियां, किस चीज की कॉपीज हैं? द हेरल्ड की। ये भी एक न्यूज़पेपर तो नहीं, एक मैगजीन की टाइप है, ठीक है। मैगजीन एक समझ लें, न्यूज़पेपर से थोड़ा सा ऊपर। पहले आपने न्यूज़पेपर पढ़े, देन आपने मैगजीन्स पढ़े, किधर चला गया? शी द फ्राइडे टाइम्स, थर्ड जो सॉरी ये फर्स्ट से देखें, फर्स्ट लाइन से। शी द फ्राइडे टाइम्स एंड मैग। शी कौन अब नहीं ना पता चल रहा, ये विदाउट एनी वो उसके लिखे हुए बगैर किसी ऑर्डर के, आपने इसको ऑर्डरली मैनर में करना है। अब सिर्फ पहले आप इसको समझे कि उसने क्या किया, फ्राइडे टाइम्स एंड मैग, ये भी कोई मैगजीन होगा, और फ्राइडे टाइम्स जो अखबार या मैगजीन ये भी होता है। ऑन द मिडल शेल्फ, दरमियानी शेल्फ पे क्या है? ही हैड अ सेट ऑफ द ग्रेट उर्दू एंड पंजाबी क्लासिक एंड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ साइंस फिक्शन नॉवेल्स एंड डिटेक्टिव स्टोरीज। दरमियानी शेल्फ पे उसके पास क्या है कि ग्रेट उर्दू एंड पंजाबी क्लासिक के उर्दू और पंजाबी की ज्यादा बहुत सारी पोइट्री की बुक्स उस पर पड़ी हुई हैं, और बड़ी एक कलेक्शन है साइंस की, फिक्शन होता है यानी कि जो हम बयान करते हैं एक अफसाने, उसको कहते हैं फिक्शन। कलेक्शन है साइंस की बुक्स की, फिक्शन अफसानों की, नॉवेल्स की, और डिटेक्टिव स्टोरीज यानी कि जो होती हैं डिटेक्टिव स्टोरीज आप कह लें इंटेलिजेंट सी वाली स्टोरीज होती हैं, या कुछ एडवेंचर टाइप स्टोरीज होती हैं, वेल जो भी है। तो दरमियानी शेल्फ पे क्या स्टोरियों की किताबें पढ़ी हैं, स्टोरीज की किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, फिक्शन है, साइंस है, और ये पंजाबी क्लासिक और उर्दू क्लासिक्स पढ़ी, ठीक है। ऑन द टॉप शेल्फ, अब सबसे ऊपर वाली शेल्फ आ गया, उस पर क्या? ही हैड न्यूमरस न्यू वॉल्यूम्स ऑन कुकिंग, गार्डनिंग एंड ट्रैवल। ऊपर वाली शेल्फ पे क्या पड़ा है कि उसके पास वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम का मतलब होता है हुजूम में, जो मोटी मोटी हुजम में किताबें होती हैं, कुकिंग के बारे में या पौधों गार्डनिंग के बारे में, बागों के पौधों के बारे में और सफर के बारे में। हिज लाइब्रेरी टेस्टिफाइड टू द ब्रीथ ऑफ हिज रीडिंग हैबिट्स। इसकी लाइब्रेरी जो है वो टेस्टिफाइड का मतलब होता है इस बात का शहादत देती है, सबूत पेश करती है ऑफ हिज रीडिंग हैबिट्स, उसके पढ़ने की जो आदत है उसका सबूत देती है उसकी लाइब्रेरी। आपने सेंटेंस सारा पैराग्राफ सुना ध्यान से, आपको इसकी ट्रांसलेशन आ गई। अब आपने आगे मेरी जो वीडियो देखने से पहले स्टॉप करके अच्छे बच्चों की तरह नोटबुक पेंसिल लें, इसको खुद से अरेंज करें। कैसे अरेंज करें? जो हमने ऊपर 4 रूल्स पढ़े हैं, पहले सुन ले मेरी बात।
आपने ऑर्डरली मैनर में लिखना है, जैसे जैसे ऑर्डर आया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देती हूँ कि पहली शेल्फ बाद में आती है, या पहले दरमियान वाली शेल्फ आती है, या पहले लास्ट वाली टॉप शेल्फ जो है ये पहले आती है, या ऊपर जो हमने शेल्फें पढ़ी वो आपने लाइन में लिखना है। जो शेल्फ पहले आती है उसको आप जाहिर पहले जिक्र करेंगे। अब सारे पैराग्राफ में ध्यान से टॉपिक सेंटेंस ढूंढे, उसको आप एट द टॉप ऑफ पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। और फिर आगे स्पोर्टिंग डिटेल पहले खुद लिखें, फिर उसके बाद आगे मेरी वीडियो आप देखें और आपको पता चलेगा कि आप कितना कर सकते हैं। यू विल बी कॉन्फिडेंट। बच्चों आपने इसको करना है, ठीक है, आपके भले के लिए ये। ओके नेक्स्ट, अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि हम कैसे, क्या आपने कर लिया होगा इसको। अब आपने वीडियो तभी अनपास किया ना कि आपने कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने अपनी मिस्टेक्स देखनी है और नेक्स्ट आपने उनको दूर करना है। इस तरह आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ओके तो देखें बच्चों, मैंने इसको इस तरह अरेंज कर लिया कि पूरा पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। आपने इसको लिखा होगा, अब देखें ध्यान से और अपनी गलतियां जो है वो निकालें, ठीक है। अब आपको पता है हिज लाइब्रेरी टेस्टिफाई टू द ब्रीथ ऑफ हिज रीडिंग हैबिट्स। उसकी लाइब्रेरी उसकी रीडिंग हैबिट को, पढ़ने की आदत की शहादत है, उसका गवाह, उसका सबूत देती है। ये हमारा होगा टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी जो टॉपिक हमारे सेंटेंस है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है। अब जो इसका टॉपिक बनेगा वो इसमें से हम बनाएंगे रीडिंग हैबिट्स। आप इसका टॉपिक ये बना ले पैराग्राफ का, रीडिंग हैबिट्स, यानी कि पढ़ने की आदत, ठीक है। और पहला सेंटेंस जो आइडिया जिसमें है, मेन आइडिया हमारा टॉपिक सेंटेंस है, इसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ऑर्डरली मैनर में चलना है। उसके बाद हम करेंगे द फर्स्ट शेल्फ वाज क्रैम्ड विद कॉपीज, और ये सारा सेंटेंस, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस हमारा हो गया। फिर हम आएंगे पहली शेल्फ पे, पहली शेल्फ पे ये सारी चीजें हमारी पढ़ी में, क्लियर बच्चों। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट के बाद आएगा ऑन द मिडल शेल्फ, जो दरमियान वाली शेल्फ है उस पर ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। पहले हम फिफ्थ वाला सेंटेंस करेंगे, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। फिर हम द फर्स्ट वाली बात लाएंगे, क्योंकि हम ऑर्डरली मैनर में चलेंगे। फर्स्ट के बाद हम आ जाएंगे मिडल शेल्फ पे, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये 2 और ये हमारा सेकंड और फोर्थ 2 सेंटेंस रह गए। अब देखें, ये आर टू द लेफ्ट ऑफ द पेपर्स, मतलब जो बाकी बचे हैं, जो पेपर जो रह गए हैं उन पेपर्स पे क्या है, द हेरल्ड है। अब बाकी बचते हैं वो आखिर में बचते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले फर्स्ट आ गया, फिर मिडल आ गया, उसके बाद ऑन द टॉप शेल्फ। मुझे लग रहा है इस पैराग्राफ में ना थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि देखो फर्स्ट शेल्फ और टॉप शेल्फ तकरीबन एक ही मतलब इसका होता है ना, कि पहली शेल्फ पे ये पड़ा है और इसका भी ये मतलब है ऊपर वाली शेल्फ पे ये पड़ा है। द फर्स्ट, अब टॉप और फर्स्ट को में से हम फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम ऑर्डरली मैनर में चलेंगे। टॉप में भी छोड़े, आप फर्स्ट पहले आएगा, ठीक है। इस पहले फिफ्थ के बाद आप ये सेंटेंस यूज करेंगे, फिर मिडल वाला लगा दिया। अब मैंने आपको ये कहा कि मुझे इस सेंटेंस में गड़बड़ लग रही है, ऑन द टॉप शेल्फ। इधर ऐसे आना चाहिए था ऑन द शेल्फ, या ये मिडल के बाद ऑन द लास्ट शेल्फ आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चलें खैर, हम मिडल के बाद ये वाला सेंटेंस करेंगे ऑन द टॉप शेल्फ। अगर ये है फिर भी सम हाउ ये ठीक है, लेकिन लास्ट शेल्फ आता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि हम ऑर्डरली मैनर में जा रहे हैं। फर्स्ट शेल्फ, फिर मिडल शेल्फ और फिर लास्ट शेल्फ, ठीक है। ही एड न्यूमरस, और ये कुकिंग वॉल्यूम और ये सारा कुछ उसके लास्ट शेल्फ पे पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लास्ट पे करेंगे सेंटेंस, 5th नंबर पे हम ये सेंटेंस लिखेंगे कि जो बाकी के पेपर्स रह गए हैं उसके उन पे क्या है, उसके द हेरल्ड जो है वो कंपाइल्ड है, उसकी कॉपीज हैं, पाइल्ड हैं, यानी कि वो लाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है। होप सो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी अगर जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आप उसको ऐसे जैसे मैंने आपको किया है एक्सप्लेन, उसके मुताबिक आप उनको दूर करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट भी पैराग्राफ आप प्रैक्टिस पहले खुद से करें और फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। मैथमेटिक्स हैज़ नेवर बीन ईजी फॉर मी। मैथमेटिक्स कभी भी मेरे लिए आसान नहीं रही। नाउ दैट आई एम इन कॉलेज, अब जबकि मैं कॉलेज में, आई एम हैविंग द ट्रबल गेटिंग थ्रू इवन इन बिजनेस मैथ। तो अभी भी मुझे मसला है कि बिजनेस मैथ्स को समझने में, गेटिंग थ्रू यानी कि उसको आइडिया लेने में, उसको करने में, समझने में अभी भी मुझे ट्रबल आती है, प्रॉब्लम मसला आता है। I never could solve the mysteries of x and y's since and कॉजिन्स। वो सिंस कॉज होते हैं ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉज थीटा टेन थीटा, वो साइंस और कॉजिन्स, इसकी प्रॉब्लम उसको, और एक्स और वाई सीरीज, इसकी मिस्ट्रीज का मतलब होता है ये इनकी कहानियां, इनके मसाइल सॉल्व करने में मुझे मसला आता है। वो कहता है मैं कर ही नहीं सकता भाई कभी, आई नेवर कुड सॉल्व, मैं कभी भी इनको सॉल्व कर सकता। प्राइमरी स्कूल आई हैड सीरियस ट्रबल लर्निंग द सिंपलेस्ट अरिथमेटिक्स। प्राइमरी स्कूल में जो आसान अरिथमेटिक है उसको सीखने में भी मुझे मसला होता था। इन हाई स्कूल आई बेयरली पास्ड इन एलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हाई स्कूल में मैंने बड़ी मुश्किल से एलजब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो पास की। माई फादर थ्रेटन टू टेक मी आउट ऑफ स्कूल। मेरे बाबा जो है वो मुझे डराते होते थे कि वो मुझे स्कूल से बाहर ले जाएंगे इफ आई डिड नॉट लर्न टू ऐड करेक्टली, अगर मैं सही जमा नहीं किया करूंगा। मतलब जमा जो ऐड करेक्टली, ऐड का मतलब है एडिशन के जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल बेस लेवल पे पढ़ते हैं, पहली क्लास में, दूसरी में, 1 2 में पढ़ते हैं, ठीक है।
अब आपको समझ आ गई होगी प्राइमरी पहले आता है या पहले एडिशन के क्वेश्चन बच्चा करता है या पहले वो हाई स्कूल पहले करता है या कॉलेज में पहले करता है। मैंने आपको बताया ना, कायदे आज़म के ऊपर मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। अब आप अच्छे बच्चे हैं और आपको अच्छे से पता है कि पहले पहले कौन सी पहले स्टेज आती है। आप इस पैराग्राफ को खुद करेंगे और फिर आप प्रैक्टिस देखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ऊपर जो आपने मिस्टेक्स किए हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, इसको खुद सॉल्व करें और फिर आगे वीडियो आप देखें, ओके। चलें बच्चों, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इस होप के साथ मैं आपको करवाती हूँ कि आपने अच्छे बच्चों की तरह अपनी नोटबुक पे जरूर इसकी खुद से प्रैक्टिस की होगी। देखें, मैथमेटिक्स हैज़ नेवर बीन ईजी फॉर मी, मैथ्स मेरे लिए कभी भी आसान नहीं रहा। अब इसका जो हम टॉपिक सेंटेंस है, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इधर ऑर्डरली मैनर में ये पहला सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। क्योंकि आप देखें सारे के सारे जो बाकी सेंटेंस हैं वो इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर मैट्रिसेस में प्रॉब्लम आ गया, इधर जो अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आ गया, इधर अलजबरा में प्रॉब्लम आ गया और इधर एडिशन में प्रॉब्लम आ गया। ये सारी चीजें मैथ को ही सपोर्ट कर रही हैं ना, ये सारी चीजें डेफिनेटली हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा। आप इसका जो टॉपिक है वो भी आप इसका इसी में से बना सकते हैं। इसमें से एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बनेगा, मैथमेटिक्स हैज नेवर बीन इजी फॉर मी। आप इसको टॉपिक ऐसे बना सकते हैं कि मैथमेटिक्स फॉर मी, कि मेरे लिए मैथ्स कैसा है। या टॉपिक इसका ये भी बन सकता है, टॉपिक वैसे आपके सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है लेकिन मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए बता रही हूँ कि आपके लिए ये ज़्यादा काम आएगा कि आपको टॉपिक बनाना भी आए, टॉपिक सेंटेंस तो बनाना आपको आता ही है। इसमें से आप टॉपिक इस तरह बना लें, या मैथमेटिक्स सिर्फ ये वर्ड लिख के आप इसको टॉपिक बना लें कि सारा पैराग्राफ मैथमेटिक्स के बारे में है तो ये मैथमेटिक्स हो गया, बात खत्म, ठीक है। ये आपका टॉपिक बन गया और ये सेंटेंस पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस बन गया। ये ही आपका आइडिया है, ये आपने इधर लिखना, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे, अब इसके टॉपिक सेंटेंस आपके लिए जी मैथ्स कभी भी ईजी नहीं रहा, बात आपकी ये है। अब आप अपने बेसिक लेवल से शुरू करें, जब आप बहुत छोटे होते थे तब से आप अपनी नाकामियां जो मैथ में अपनी नालायकी गिनवाना शुरू करें। My father threatened me to take me out of school if I did not learn to add correctly. कि मेरे बाबा मुझे डराते थे कि मैं स्कूल से मुझे हटवा लेंगे, मुझे स्कूल से ले जाएंगे कि अगर मुझे ऐड करना ना आए। अब सबसे पहले आप छोटी क्लास में एडिशन सीखते हैं, वो आपको एडिशन सिखाते हुए डराते थे कि अगर आपने ठीक से ऐड ना किया तो वो आपको स्कूल से ले जाएंगे, या डराते होते थे स्कूल से निकलवा देंगे या जो भी। तो सबसे पहले बेस लेवल पे आप करते हैं एडिशन। अब पहला जो हमारा ऑर्डरली मैनर हमने करना है ना, इस सेंटेंस ये हमारा टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट पे आएगा, दूसरे नंबर पे हमारा ये वाला सेंटेंस आएगा 6 वाला, माय फादर थ्रेटन वाला, ठीक है। अब बेस लेवल आपका हो गया, 1-2 क्लास होगी। इसके बाद आप आ जाए प्राइमरी स्कूल पे, यानी कि 5th जो होती है ना उसको प्राइमरी कहते हैं, कि 5 तक जो होता है। कि बेस लेवल तो हो गया ना 1-2 वाला। अब प्राइमरी लेवल पे आ जाए कि आपको सीरियस प्रॉब्लम होती थी अरिथमेटिक्स करने में, सिंपलेस्ट अरिथमेटिक्स, सबसे आसान जो अरिथमेटिक्स होती है मैथ्स की, उसमें भी आपको सीरियस ट्रबल होती थी। ओके बच्चों, आप मेरा पॉइंट ले रहे हैं ना, इसको फॉलो कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल लेवल आ गया। इसके बाद आप आ जाए हाई स्कूल पे। प्राइमरी के बाद हाई का लेवल आता है, हम लेवल वाइज चल रहे हैं, ऑर्डरली मैनर में चल रहे हैं, ठीक है। हाई स्कूल में भी मुश्किल से अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री पास किया आपने, ठीक है। उसके बाद आ जाए आई नेवर कुड सॉल्व द, उसके बाद सॉरी ये आ जाए नो आई एम सॉरी, उसके बाद ये आएगा आई नेवर कुड सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ एक्स एंड वाई साइंस एंड को साइंस। हाई स्कूल के बाद आप इधर आएंगे कि आप ये वाली मिस्ट्रीज जो हैं एक्स और वाई की, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल पे होता है, इंटर लेवल पे होता है, ठीक है। ये वो उसके बाद हाई के बाद ही आता है ये, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है तो ये हाई के डेफिनेटली बाद आएगा। इसके बाद आप ये सेंटेंस पुट करेंगे, ठीक है। और लास्ट पे जो नाउ दैट आई एम इन कॉलेज लेवल। अब जबकि मैं कॉलेज लेवल, सारी नालायकियां उसने गिनवाई आपको अपने टॉपिक सेंटेंस के बाद। छोटे होते मैं ये करता था, मिडिल में मैंने ये सॉरी प्राइमरी में मैंने ये किया, हाई में मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया। मैट्रिकुलेशन में तकरीबन ये होता है, इधर उसने मैट्रिकुलेशन नहीं किया वाजे, लेकिन ये साइंस और कॉज आपके लिए मेंशन कर दिया तो आपको समझ आ जानी चाहिए। और फिर बताया उसने लास्ट में कि अब मैं कॉलेज में हूं तो अब भी मुझे मसला आता है बिजनेस मैथ में, ठीक है। हमारा लास्ट सेंटेंस ये बनेगा। बच्चों आपको समझ आ गई होगी। पहले सेंटेंस ये, दूसरे नंबर पे ये 6 वाला सेंटेंस, तीसरे नंबर पे आप प्राइमरी स्कूल वाला सेंटेंस लिखेंगे, चौथे नंबर पे हाई स्कूल वाला, 5वें नंबर पे ये वाला आई नेवर कुड सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ एक्स और वाई, एंड लास्ट पे आप ये कॉलेज वाला सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जो आपने खुद लिखा है वो इससे मैच कर रही होगी सोल्यूशन से, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे कि आपको आ रहा है। थर्ड प्रैक्टिस देखें गौर से, ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन इसको भी आप पहले खुद करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन यू माइट इंटरफेयर फ्रॉम द एविडेंस गिवन। प्लेस द नंबर ऑफ द कंक्लूजन यू सिलेक्ट इन द ब्लैंक स्पेस। आपने क्या करना है कि कंक्लूजन जो है आपने एविडेंस को, इसको आपने ऑर्डर वाइज करना है। हम आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा आपने क्या करना है। फर्स्ट एविडेंस देखें, पहला जो सबूत है, माई 4-year-old सुजुकी हैज 80,000 माइल्स ऑन इट।
कि मेरी 4 साल की पुरानी सुजुकी है, तकरीबन 80,000 मील का उसने सफर कर लिया है। इट नीड्स अ न्यू बैटरी, उसको नई बैटरी की जरूरत है। द अलाइनमेंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स इज आउट, सामने वाले जो उसके व्हील है उसकी अलाइनमेंट यानी कि उनकी जो वेयर एंड टेयर करवाने की जरूरत है व्हील्स की, सामने वाले पहियों की। एट द शॉक एब्जॉर्बर्स आर वीक एंड द अपहोल्स्ट्री इज फ्रेड, कि जो शॉक अब्जॉर्बर, ये सारी गाड़ी की चीजें हैं, ठीक है, कि शॉक अब्जॉर्बर जो है गाड़ी के मेरे सुजुकी के वो भी खराब है, और ये अपहोल्स्ट्री जो फ्रेड है वो भी, उनमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एविडेंस 1 आपने देख लिया। कंक्लूजन देखें अब। जापानीज कार्स गिव गुड सर्विस फॉर 80,000 माइल्स देन ब्रेक डाउन, कि जो जापानीज कार है, ये सुजुकी एक जापानी कार है ना, 80,000 मील की अच्छी सर्विस देती हैं और फिर ये टूट जाती हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू गेट अ न्यू सुजुकी, मेरे लिए ये वक्त है कि मैंने नई सुजुकी खरीदूं। माई 4-year-old सुजुकी नीड्स सम माइनर रिपेयर्स, मेरी जो पुरानी 4 साल पुरानी सुजुकी है उसको थोड़ी सी रिपेयर्स की जरूरत है, थोड़ी सी उसको बैंडेज की जरूरत है। एविडेंस 2 देखें। द रेनफॉल इन ढाका वाज 88.6 इंचेस इन 1960। 1960 में जो ढाका में रेनफॉल हुई थी उसका ये पैमाना होता है एक रेनफॉल को, यानी कि नापने का बारिश को, ठीक है, इतने इंचेस थी वो। उसके बाद 1961 में हुई वो इतने इंच हुई 86.2। देन जो 1962 में हुई वो इतने इंच थी 84.2, और फिर जो हुई 1963 में वो 81.2 इंचेस थी, एंड देन 80.1 इंचेस इन 1964 में इतने इंचेस हुई। आप बेटा देख रहे हैं ना कि आप कैसे इसमें ऑर्डर चल रहा है, 60 पहले आया, 19 फिर 61, 62, 63 सन वाइज चल रहा है, जैसे सन आते गए, जैसे डेट्स आती गए उनके मुताबिक ये चल रहा है। और 64 में इतने इंच बारिश हुई और फिर इतने इंच 65 में हुई। नोट किया ना आपने ये बात। कंक्लूजन आप इसका देखें। ढाका रेनफॉल डिक्लाइन स्टेडली बिटवीन 1960 एंड 1965। ढाका का जो रेनफॉल था वो डिक्लाइन स्टेडली यानी कि बहुत तेजी से गिरा 60 और 65 के दरमियान। ढाका रेनफॉल इवेंचुअली रिटर्न टू नॉर्मल, उसके बाद जो ढाका का रेनफॉल है वो नॉर्मल आ गया 65 के बाद। ढाका रेनफॉल वाज 74.1 इंचेस इन 1964 के 1967 में 1967 में इसका रेनफॉल इतना था। अब आपने करना क्या है, आपने सेंटेंस पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और उनके कंक्लूजन भी अच्छे से पढ़े। आपने इस प्रैक्टिस में करना है कि आपने एविडेंस पढ़ा, सबूत पढ़ा, आपने सबूत पढ़ के उसका जो नतीजा निकाला वो क्या निकाला। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कि देखें आपने इसमें ऊपर आपने क्या किया, आपने टॉपिक सेंटेंस उसकी स्पोर्टिंग डिटेल फॉलो की, और आपने बताया कि पहले टॉपिक सेंटेंस आता है, ये टॉपिक सेंटेंस है, ये पैराग्राफ बाद में आएगा डिटेल, ओके फाइन हो गया। यहाँ आपने सबूत पहले पढ़ लिए हैं तो आपने बताना है कि आपने कंक्लूजन उनमें क्या निकाला है। ये हमने पढ़ा कि 80,000 मील चल गई या 4 साल पुरानी सुजुकी, उसको बैटरी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब इसका आपने क्या, इसका आपको रिजल्ट कोई पूछे तो आप इसका रिजल्ट क्या बताएंगे इस पैराग्राफ का, कि जापानीज कार अच्छी होती हैं, 80,000 माइल्स चल देती हैं और फिर टूट जाती हैं, ये रिजल्ट होगा, या ये टाइम है नई सुजुकी खरीदने का, ये रिजल्ट होगा, या ये होगा माई 4-year-old सुजुकी नीड सम माइनर रिपेयर्स, ये रिजल्ट होगा। मतलब रिजल्ट तो तीनों ही है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा को तीसरा कौन सा आएगा, यहाँ उल्टे सीधे लिखे आपने बताना है ठीक कौन सा आएगा। तो इसमें ऐसा होगा बेटा कि इस एविडेंस का सबसे जो क्लोज कंक्लूजन है, सबसे क्लोज टॉपिक है, वो सेकंड वाला पॉइंट है, इट्स टाइम फॉर मी टू गेट अ न्यू सुजुकी, कि ये मेरे लिए अब टाइम आ गया कि मैं नई सुजुकी खरीदूं, ठीक है। ये देखें, ये भी समहाउ ठीक है बेटा, लेकिन आपको कंक्लूजन पॉजिटिव भी निकालना है और उससे आपका और उस कंक्लूजन को एविडेंस को सपोर्ट भी करना चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव कंक्लूजन निकालें। अब ये बात खत्म है ना कि ये मेरे लिए टाइम है, आप तो बता रहे हैं कि 80,000 मील्स चली है, बैटरी की मसला, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम के बाद आपका हल यही है कि आपके लिए वक्त है कि आप नई सुजुकी खरीदने का वक्त है, ठीक है। अब या फिर ये भी कंक्लूजन है कि मेरी 4 year जो पुरानी सुजुकी है उसको माइनर रिपेयर का मतलब होता है थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत है, लेकिन ये बेटा क्लोज नहीं है इससे टॉपिक सेंटेंस। देखे ना, ये भी प्रॉब्लम है, व्हील्स का भी प्रॉब्लम है, उसके बाद बैटरी की भी जरूरत है, शॉक्स का भी प्रॉब्लम है, और ये फ्रेट का भी, और अपहोल्स्ट्री, ये सारे मसाइल हैं। अगर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, फिर हम कहते हैं माइनर रिपेयर, उसको थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ये भी क्लोज नहीं है कंक्लूजन। मोस्ट क्लोज जो है, मोस्ट इसके वो ये सेकंड का है, पहले को भी हम देखते हैं कि जापानीज कार जो है 80 मील ठीक करते हैं और फिर टूट फूट जाते हैं। ये भी गारंटी नहीं है इस बात की
कि 80,000 मील अब कुछ होगी किसी की, इससे पहले सुजुकी खराब होगी जो ज्यादा जिसने केयर की होगी उसकी हो सकता है 5-6 साल भी चले। ये भी क्लोज कंक्लूजन है। कंक्लूजन आपने हमेशा देखना है जो आपके एविडेंस के क्लोज हो, आपने जो ऊपर सबूत दिए हैं उनके क्लोज कंक्लूजन जो है वो यही है कि ये सारी खराब हो गई है, टूटी फूटी है, यही सारी उसको मसाइल है, 80,000 मील वो चल चुकी है, तो उसका ये मतलब है कि इट्स टाइम फॉर मी टू गेट अ न्यू सुजुकी। ये हम फर्स्ट पे कंक्लूजन पुट करेंगे, ठीक है। बल्कि आप एक ही कंक्लूजन रखें इसका, आप ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। इस एविडेंस को, सारे सबूतों को ये कंक्लूजन हर तरह से सपोर्ट करता है आपका कि ये मेरे लिए नया टाइम है, मैं न्यू सुजुकी खरीदूं, ठीक है। अब सेकंड का आप खुद पहले बताएं। तो बच्चों सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। आपने ये पढ़ा, पहला देखें, ढाका रेनफॉल डिक्लाइन स्टेडली बिटवीन 1960 से 1965 में ढाका का जो रेनफॉल लेवल था वो स्टेडली डिक्लाइन यानी कि कम होता रहा। 88.6 है, 86.2 है, कम हुआ, 84 कम हुआ, 81 कम हुआ और 80 पे आ गया, 75 पे चला गया, ठीक है, कम तो हो रहा है ढाका का लेवल, ये ठीक लग रहा है कंक्लूजन, देखें क्लोज है ना। अगला देखते हैं, अगर हम इससे क्लोज कोई ना मिला तो देन दिस विल बी कंक्लूजन एग्जैक्टली, ठीक है। ढाका रेनफॉल इवेंचुअली रिटर्न टू नॉर्मल, ढाका के रेनफॉल अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ गया, ये तो झूठ है भाई, डिक्लाइन हो रहा है लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं ना आया। देखें आप सारा आप मेजरमेंट्स चेक करें तो नॉर्मल कंडीशन वाली बात तो नहीं है, ये तो गलत बात लग रही है। ढाका रेनफॉल वाज 74.1 इंचेस इन 1967। 1967 का तो पूरे पैराग्राफ में जिक्र ही नहीं हुआ, 65 तक बस चले हैं, 60 से लेके। इसमें ये दोनों करीब ही नहीं है, बल्कि ये दोनों बिल्कुल गलत है, और जो पहले वाला है वो एग्जैक्टली है, बिल्कुल ठीक इसका कंक्लूजन है। समझ रहे हैं ना पॉइंट मेरे को? इसमें सेकंड वाला एग्जैक्टली है और इसमें पहले वाला एग्जैक्ट हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन भी निकालना आ गया है, साथ साथ उसके क्या उसको कहते हैं टॉपिक के साथ आपको कंक्लूजन भी निकालना है। प्रैक्टिस 4 आप देखें, इसको भी पहले आप खुद करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द एविडेंस दैट डज नॉट सपोर्ट द कंक्लूजन। उधर तो आपने वो आइडेंटिफाई किए थे ना जो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन, इसमें आपने एविडेंस को करना है, निकालना है, ठीक है, जो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। प्लेस द नंबर ऑफ द इररेलेवेंट एविडेंस इन द ब्लैंक बिलो द एविडेंस। तो नंबर ऑफ एविडेंस नीचे लिखे हुए हैं ब्लैंक में। इफ ऑल ऑफ द एविडेंस इज इररेलेवेंट लीव द ब्लैंक एम्प्टी। अगर सारे के सारे गलत है एविडेंस तो उसको एम्प्टी छोड़ दें। बेटा ऊपर तो आपने एविडेंस देख के कंक्लूजन ठीक निकाला ना, इधर आपने कंक्लूजन देखना है और उसमें से सही वाला एविडेंस चूज करना है, ठीक है। गौर से देखें कंक्लूजन ये है, द ट्रीज इन द बैक यार्ड प्रोवाइड शेड ऑल डे, कि जो पिछले बैक यार्ड में यानी कि सेन के पिछली तरफ ट्री है, दरख्त है, वो सारा दिन साया देता है, ये होगा कंक्लूजन हमारा, यानी कि नतीजा हो गया, रिजल्ट हो गया। 4 नीम ट्रीज टू द फ्रंट ऑफ द साउथ साइड प्रोटेक्टेड द यार्ड फ्रॉम द मॉर्निंग सन। 4 नीम के दरख्त हैं जो सामने लगे हुए हैं, सॉरी बैकयार्ड के फ्रंट पे हैं सामने, वो क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी से सेन को प्रोटेक्ट करते हैं सुबह के टाइम। बात गलत हो गई ना, आपको पता है यहाँ हम बैकयार्ड के ट्रीज की बात कर रहे हैं जो शेड देते हैं ऑल द डे, और वो बैकयार्ड है, और यहाँ क्या लिखा है फ्रंट ऑफ द साउथ साइड, साउथ साइड के फ्रंट पे, ये बात तो गलत हो गई, ये हमारे कंक्लूजन का एविडेंस सपोर्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अ रो ऑफ टॉवरिंग यूक्लिप्टस ट्रीज, ये इसको कहते हैं सफेदे का दरख्त जो होता है ना, उसको कहते हैं यूक्लिप्टस। ऑन द वेस्ट साइड प्रोटेक्ट द यार्ड फ्रॉम द इवनिंग सन, के वेस्ट साइड पे मगरबी जानिब जो सफेदे का दरख्त है वो शाम के सूरज से इसको प्रोटेक्ट करता है सेन को, ठीक है। ये भी गलत हो गया कि हम जो मगरबी जानिब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात पीछे की कर रहे हैं और ऑल द डे की बात कर रहे हैं। यहाँ ऊपर मॉर्निंग का जिक्र है कि सुबह टाइम प्रोटेक्ट करता है, इधर कह रहा है इवनिंग में प्रोटेक्ट करता है, ये भी गलत हो गया। 2 great rubber trees further back on the south side caught the noon and early afternoon rays। ये देखें सबसे क्लोज एविडेंस है हमारा कि 2 रबर के दरख्त हैं जो फर्दर बैक ज्यादा पीछे करके लगे हुए हैं साउथ साइड पे, साउथ साइड पे लेकिन बैक पे हैं, पीछे करके हैं। वो क्या कहते हैं कॉट द नून एंड अर्ली आफ्टरनून रेज, जो दोपहर की और दोपहर से पहले की, तभी सूरज की हिद्दत तपश तभी ज्यादा होती है ना, सुबह के टाइम तो उसकी होती नहीं है इतनी रेज, और ना शाम के टाइम इवनिंग में होती है ज्यादा। जो गर्मी होती है वो तो आफ्टरनून और नून दोपहर और दोपहर के बाद होती है। उसकी जो रेज है सूरज की शुआएं उनको काट यानी कि वो पकड़ के रखते हैं, वो नीचे नहीं आने देते रबर के जो दरख्त हैं। और इसका नतीजा ये है कि जो बैक यार्ड है वो शेड रहता है उसमें सारा दिन यही हो गया ना, सुबह के टाइम और इवनिंग में तो सूरज वैसे ही नीचे ग्रूब हो रहा होता है इवनिंग में, और सुबह तो तुलू हो रहा होता है, सेन में तो उसकी धूप की इतनी मसला ही नहीं है।
आपने मेरा पॉइंट नोट कर लिया ना बेटा, आपको होप सो समझ आ गई होगी। मैं बार बार इसलिए आपको यहाँ जोर दे रही हूँ कि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप एक बार ये समझ लें तो तभी आप इफेक्टिव राइटिंग के काबिल हो सकेंगे। आपने देखा कि ये थर्ड हमारा सेंटेंस है वो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है, उसका एविडेंस है, हमारे नतीजे का सबूत देता है, इसलिए हमने इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले को, ये वाला आपने करना है, बाकी जो ये टू जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, इनको काट लीजिएगा। वेल अब देखें, बिटवीन द ट्रीज वर लॉन्ग ग्रोइंग रोज बुशेज हैबिकस एंड जासमीन बुशेज। दरख्तों के दरमियान में लो ग्रोइंग रोज बुशेज, लो ग्रोइंग का मतलब होता है छोटे छोटे जो कम ग्रो करते हैं। रोज बुशेज, रोज यानी कि गुलाब के फूलों की झाड़ियां हैं। हैबिकस भी एक पौधे का नाम है वो है, और जासमीन बुशेज, जासमीन भी जासमीन का जो फूल होता है यास्मीन का, उसकी झाड़ियां हैं, ठीक है। अब लो ग्रोइंग झाड़ियां हैं, लो ग्रोइंग झाड़ियां बच्चे आप देखें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं सन रेज से, वो तो खुद लो है, उनका तो साया इतना नहीं होता कि वो ऑल द डे शेड हमें मुहैया करें, सारा दिन साया दें, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। एज स्टार्टेड अर्लियर राइटिंग यूजली टेक्स प्लेस इन स्टेप्स देयर आर ब्रेनस्टॉर्म। अब ये पता नहीं क्या लगा दिया उसने, खैर ये गलत कर दिया, ये एक एग्जांपल थी, चौथी प्रैक्टिस आपने कर ली ना, ये 4 तक सेंटेंस थे, तो आगे अगली बात है उसको हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा पहला भी दूसरा भी ये दोनों गलत थे, चौथा भी कोई नहीं था क्लोज, और तीसरा सेंटेंस जो हमारा क्लोज था तो हमने इस कंक्लूजन के साथ लिख दिया कि ये एविडेंस तीसरा जो ये करेक्ट है। अब क्या कह रहा है कि आप 4 जो स्टेप्स आपके होते हैं किसके, अच्छा जो आपने कुछ लिखना हो उसके 4 स्टेप्स हैं। लिखने से पहले जो आपको करने होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब वही जो मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में यूज किया, माइंड मैप, कि दिमाग में एक अपना नक्शा बना ले। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है सोचें 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 और फिर दिमाग में नक्शा बना लें, जी मैंने ये लिखना है, पहले ऐसे लिखूंगी फिर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे पैराग्राफ लिखना है, एक दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, सोच के नक्शा बना लिया आपने। सेकंड पे आप करें मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, छोटी छोटी आउटलाइंस बना लें, हर एक जो आपने नक्शा अपने दिमाग में बनाया उसको 2-2 4-4 लफ्ज में लिख के ना आउटलाइंस 4-5 बना ले। थर्ड पे करें राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला आप ड्राफ्ट एक तैयार करें, यानी कि एक खाका सा तैयार करें, अपना रफ सा लिखें, फिर उसको रिवाइज करें उसको, ड्राफ्ट को पढ़े ना, आपको पता चल जाएगा। आप जब उसको दोबारा पढ़ेंगे ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग को अपनी को कंसीडर करते हुए, आउटलाइन को कंसीडर करते हुए, आपने जब इन दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए ड्राफ्ट को पढ़ेंगे ना, आपको बच्चे पता चल जाएगा कि इधर ये आना चाहिए आउटलाइन के मुताबिक, या इधर मैंने ये सोचा था, ये गलती है, ये रिवीजन करने से आपकी वो गलतियां भी दूर हो जाएंगी। और फिर आप प्रूफ रीडिंग करें, प्रूफ रीडिंग का मतलब है अपनी गलतियां दुरुस्त करें और आखिर में आपकी राइटिंग जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है बेटा। जी आपने 5 स्टेप्स जो है ये मेमोराइज भी करने हैं और आपने इन पे अमल भी करना है। मैंने आपको इनको 1 बाय 1 अच्छे से समझा दिया, अब हम इसकी लेकिन जो फर्दर रीडिंग है वो भी कर लेते हैं। पहला स्टेप देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जॉट डाउन पॉइंट्स और आइडियाज एंड देयर डिटेल्स एज दे कम टू योर माइंड। जॉट डाउन का मतलब ये होता है कि जल्दी से आप लिख लें, जॉट डाउन मतलब क्विकली आप उसको नोट कर लें, उसको लिख लें, किसको बोला, जो आइडियाज आपके माइंड में आए अपनी राइटिंग के हवाले से। जस्ट राइट देम डाउन विदाउट पुटिंग देम इन एनी स्पेशल ऑर्डर, बिल्कुल आप ऐसे रफ उनको लिखते जाएं। ऐसे होता है ना बात, उसका माइंड में एकदम ढेर सारे आइडियाज आते हैं जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, अच्छे से सोच रहे होते हैं, और फिर वो ऐसे होता है आपको भूल जाते हैं, आप उनको बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी तरतीब के लिखते जाएं, ठीक है। ट्राई टू अक्यूमुलेट एज मैनी डिटेल्स एज यू कैन थिंक ऑफ, तो उनकी डिटेल्स इकट्ठी करें जो अपने आइडियाज लिखे हैं, कोशिश इतना करें कि इतनी डिटेल्स आप ढूंढ सकें, जितना आपने सोचा है उतनी डिटेल्स आपने ढूंढ ली। 20 का पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, क्लस्टरिंग इन एनी अदर स्ट्रेटजी, किसी और स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने उसको क्लस्टरिंग करें, यानी कि एक गुच्छा जो आपकी बना हुआ है ना माइंड में आपकी थॉट्स का, उसको आप स्ट्रेटजी के मुताबिक खोलना शुरू करें। Begin by starting your subject in the center of a blank sheet of paper. Then as ideas come into your mind, put them in boxes, circles and around the subject topic. इसका ये मतलब है कि बेटा आप जैसे लिख रहे हैं कुछ, आप पेपर लें, उसके दरमियान में आप ना बड़ा सा गोल सर्कल लगा लें, उसमें आप लिख लें कि आपने क्या लिखना है, आपका जो मेन आइडिया वो लिखें। फिर आपको जो पहला ये जैसे आप देखें, जहाँ आप गोल सर्कल लगाएं, ये इसको स्क्रीन पर देखें आपको समझ आ जाएगी। पेपर का समझे आप ये एम्प्टी पेपर है, या आपने गोल सर्कल लगाया, इसके अंदर आपने आइडिया लिख लिया, फिर आपको उसका वो एक किस्म का आपका टॉपिक सेंटेंस, आप उस पर और सोचें, फिर एक लाइन लगा के उधर लिख लें कि इसके बारे में ये आ गया, फिर दूसरी लाइन लगा के और लिख लें, फिर तीसरी लाइन, इस तरह उसकी शाखें निकालती जाएं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में मैंने क्या लिखना है। एक किस्म का आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। एग्जाम्पल भी इसका देख लें, चिल्ड्रन हाइड एंड सीक, बच्चे जो है छुपन छुपाई कह रहे हैं, डाटर शाउट्स बाबा जी, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना उसकी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई जा रही है, उसकी एक प्रैक्टिस आपकी हो रही है जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ के आए हैं। आगे देखें, नॉइसी नेबर्स, शोर करने वाले हमसाए, लाउड म्यूजिक, ऊंचा म्यूजिक,
ऊपर ये आ गया स्टीरियो लाइन म्यूजिक ना, स्टीरियो भी वही है म्यूजिक के जो टाइप है कि ऊंचा म्यूजिक स्टीरियो किस्म का जो होता है, समथिंग नीड्स टू बी डन, और टीवी भी उनका लगा था। और लास्ट पे आ गया कुछ करने की जरूरत है। कुछ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मीटिंग बुलाएंगे हम तमाम नेबर्स की। ठीक है बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी क्या है, पहले नंबर पे नॉइसी नेबर्स हैं। मुसीबत उनकी ये है कि वो शोर करने वाले हमसाए हैं। पहले हमने लिख लिया बेटी उनकी शोर करती है, बच्चे खेलते रहते हैं, म्यूजिक लगाता है, टीवी होता है, ये स्टूडियो, ये सारे मसाइल होते हैं। अब इसका जो हमने कंक्लूजन, ये आपका टॉपिक सेंटेंस एंड दीज ऑल आर सपोर्टिंग डिटेल्स, और ये एविडेंस है जो आपके टॉपिक सेंटेंस को आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मेन आइडिया को। ठीक है, और ये उसका हो गया कंक्लूजन कि आपने उसका हल जो एंड पे निकाला जो आपको करना है, ये लास्ट पे आप लिखेंगे कि समथिंग नीड्स टू बी डन, कुछ करने की जरूरत है, और वो क्या है कि वो आप मीटिंग बुलाएंगे हमसायों की। ये जो पहला आपका पैराग्राफ हमने किया प्रैक्टिस में, उसका आपको एक किस्म का ब्रेनस्टॉर्मिंग करा दी गई है। होप सो बेटा मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ये समझा दूं। होप सो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आपसे इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह।